हेलो भाइयों और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्पटन इफेक्ट। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। मेरे नाम से सर्च कर लीजिएगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉम्पटन प्रभाव। जब एक वर्णी प्रकाश स्रोत, तो एक वर्णी प्रकाश किरण क्या होता है? एक वर्णी एक्स किरण। तब ऐसे प्रकाश जिसमें कलांतर नहीं होता, कलांतर समझ गए होंगे आप, जिसमें कलांतर नहीं होता है उसे एक वर्णी एक्स किरण हम कहते हैं। का किसी हल्के तत्व द्वारा प्रकीर्णन होता है। यहाँ पर जान सकते हैं कि हल्का जो एक तत्व है, आप चित्र के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर एक देख सकते हैं, यह प्रकाश किरण आ रही है, आपतित फोटोन, और इस पॉइंट पर कुछ एक हमारा मान सकते हैं हल्का तत्व मान लेते हैं इस पॉइंट पर। अब इससे टकराने के पश्चात प्रकीर्णित हो जा रही है, अर्थात फैल जा रही है। इस तरीके से ये दो भागों में फैल रही है, तो हम इसे ही सिंपली तरीके से कहेंगे। तो यहाँ पर हो रहा है कि जब एक वन हल्के तत्व द्वारा प्रकीर्णित होती है, तो प्रकीर्णन एक्स किरणों में दो प्रकार के विकिरण होते हैं। अब इसमें जैसे यह इससे टकराती है, यह हमारे हल्के दीवार से, तो यह दो प्रकार की किरणों में विभक्त हो जा रही है। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है। विकिरण होते हैं, एक तो वे जिनके तरंग दैर्ध्य आपतित तरंग दैर्ध्य के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्रकीर्णित फोटोन एक निकल रहा है, इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो आपतित तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। और दूसरा जो विकिरण होता है, वो जो होता है वह दूसरे तरंग दैर्ध्य आपतित तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। अब जो हमारा दूसरा तरंग दैर्ध्य होता है वो आपतित तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। इसी घटना को हम कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। तो हम चलते हैं आगे डेरिवेशन की ओर। आप इस डेरिवेशन को पूरी अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा और डेरिवेशन को भी अच्छे से समझेंगे, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जब जब एच न्यू आवृत्ति का फोटोन पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकराता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप इस चित्र से और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक चित्र है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो आप प्रकाश किरण है, यह हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है इससे टकरा रहा है। सिंपल, ये आपतित प्रकाश किरण, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उससे हमारा टकरा रहा है। तो कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर देता है, अतः प्रकीर्णन के पश्चात फोटोनों की ऊर्जा आवृत्ति आपतित विकिरण की आवृत्ति से कम होती है। तो यहाँ बस कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ही हमारा आप फोटोन इससे टकराता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन प्रदान कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की वजह से इसकी जो आवृत्ति है इसकी आवृत्ति कम हो जाती है, इसकी आवृत्ति अधिक रहती है। तो इसे ही हम क्वांटम प्रकीर्णन कहते हैं। फिर उसके बाद कुछ यहाँ पर चित्र आ जाते हैं, इस चित्र को आप बना लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे की ओर। माना कि फोटोन एक्स दिशा के अनुदिश गति कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल जो फोटोन है वह एक्स डायरेक्शन की ओर गति कर रहा है, तो अनुदिश इलेक्ट्रॉन से टकराता है। अब यहाँ पर सिंपल आप इस चित्र से समझ रहे हैं कि इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि जब हमारा फोटोन गति कर रहा है एक्स दिशा में, और यह हमारा इलेक्ट्रॉन से इससे टकरा रहा है। तो टकराने के यदि होने वाले टक्कर का को प्रत्यास्थ माना जाए। अब प्रत्यास्थ क्या होता है कि जब हम इसमें टक्कर होता है तो इसमें लगाए गए बल का विरोध करता है। मतलब यह जो हमारा टक्कर होने के पश्चात इलेक्ट्रॉन को हम थोड़ा कुछ विरोध करता है, तो उसे प्रत्यास्थ माना जाए। तथा प्रकीर्णन फोटोन का प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश की दिशा से क्रमशः फाई व थीटा कोण बनाते हैं। अब इसमें कुछ नहीं है, जो हमारा प्रकीर्णन फोटोन है, प्रकीर्णन मतलब जो फैलाव हो रहा है फोटोन का, और जो प्रतिक्षिप्त है, तो प्रतिक्षिप्त का मतलब होता है कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ले करके, ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसमें इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश की दिशा में दो प्रकार के कणों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे हमारा चित्र में देख सकते हैं कि ये हमारा एक आ जाता है प्रकीर्णन प्रकाश फोटोन, और एक हमारा हो जाता है प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा हो जाता है दो किरण, इसमें जो हमारा एक फाई का कोण बना रहा है और एक थीटा कोण बनाता है। तो इसमें माना कि इलेक्ट्रॉनों का वेग प्रकीर्णन के बाद v हो जाता है। जैसे यह यहाँ पर टकराने के पश्चात इलेक्ट्रॉन का वेग जो है यहाँ पर देख सकते हैं, वेग v हो गया है। अब
तथा यहाँ पर प्रकीर्णन के पश्चात फोटोनों का तरंग दैर्ध्य जो है वो लैम्डा डैश व न्यू डैश हो जाता है। अब इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जब हमारा टकराने के पश्चात इसका जो प्रकीर्णन हो गया ये लैम्डा डैश हो गया। अब लैम्डा डैश को हम लोग एच अपॉन एच इंटू न्यू डैश अपॉन सी हम इसको लैम्डा डैश के रूप में लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा डैश व न्यू डैश हो जाती है। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार संघट्ट के पूर्व फोटोन की ऊर्जा एच न्यू तथा संवेग एच न्यू अपॉन सी होगा। अब इसमें कुछ नहीं है, जब हमारा टकराता है तो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो आपतित किरण है उसका हमारा एच न्यू और हमारा संवेग जो है एच न्यू अपॉन सी हो जाता है, सिंपल। अब उसमें कुछ नहीं, अब यहाँ पर संघट्ट के पश्चात उसकी ऊर्जा एच न्यू डैश वह संवेग एच न्यू डैश अपॉन सी हो जाता है। अब संघट्ट हुआ जैसे ही इससे टकराया तो एच न्यू डैश अपॉन सी और हो जाता है एच, ये वाला एच न्यू और डैश और एच न्यू डैश अपॉन सी हो जाता है हमारा प्रकीर्णन फोटोन, सिंपल। संघट्ट के पश्चात मतलब संघट्ट अर्थात टकराने के पश्चात, इलेक्ट्रॉन से जब फोटोन टकराया तो उसके पश्चात जो हमारी ऊर्जा और संवेग है वो दोनों को हम इस तरीके से लिख रहे हैं। तो अब हमें पता यहाँ पर देखना है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है कि हम ऊर्जा को ना बना सकते हैं ना ही नष्ट होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर जो संघट्ट के पूर्व जो ऊर्जा निकली हम उसको इक्वल टू करेंगे और संघट्ट के पश्चात जो ऊर्जा निकली हम उसको बराबर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फोटोनों की ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्लस फोटोन की ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा फोटोन की ऊर्जा हम देखते हैं जो हमारा संघट्ट के पूर्व है। तो आप चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमारी फोटोन की ऊर्जा है वो एच न्यू है यहाँ पर जब संघट्ट के पूर्व की। तो यहाँ पर एच न्यू हमने लिख दिया है और हमारा इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो हमारा एम सी स्क्वायर से एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ पर जो फोटोन की ऊर्जा संघट्ट के पश्चात है एच न्यू डैश, यहाँ पर हमारा एच न्यू डैश हमारी फोटोन की ऊर्जा और हमारा ई डैश जो है एम सी स्क्वायर जो हमारी संघट्ट के पश्चात की ऊर्जा हो जाएगी। अब उसके पश्चात हमें कुछ नहीं करना है, एम सी स्क्वायर की हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो एम सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला हमारा इधर ये वाला उधर पक्षांतर होगा और वो वाला वही पस है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एम सी स्क्वायर का हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो इस वाले को हम उधर पक्षांतर करेंगे और एच हमारा प्लांक नियतांक है उसको हम कॉमन ले लेंगे, सिंपल। अब उसके बाद कि एक्स अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण के नियम से, एक्स अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण का नियम वही सिंपल, जितनी ऊर्जा संवेग होगा उतना ही संवेग इधर भी होगा। तो मतलब पूर्व संवेग बराबर बाद का संवेग। तो हमने देखा था यहाँ पर जो हमारा पूर्व का संवेग है वो एच न्यू अपॉन सी है। तो एच न्यू अपॉन सी एक्स डायरेक्शन की ओर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में हमारा पूर्व में संवेग हो गया एच न्यू अपॉन सी और जो हमारा ऊर्जा हो जाएगा, हमारी ऊर्जा जो हो जाएगी, तो यहाँ पर जो ऊर्जा है वो यहाँ पर हम जीरो ले रहे हैं क्योंकि जो हमारा एक्स डायरेक्शन की ओर जो ऊर्जा होगी वो हमारी शून्य हो जाएगी क्योंकि उसमें वेग नहीं होगा। और यहाँ पर जो हमारा हो जाता है एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई, क्योंकि कॉस फाई हमने इधर देखिए जैसे ही हमारा संघट्ट होता है उसके पश्चात जो हमारी ऊर्जा हो जाती है वो एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई। अब ये कॉस फाई कैसे हो रही है, तो इस कोण के हिसाब से हम ले रहे हैं एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में हम यहाँ बस कॉस का प्रयोग करते हैं और वाई डायरेक्शन में हम साइन का प्रयोग करते हैं। ये आपको पता ही होगा, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग आपने पढ़ाई होगा, तो उसी में आपने जान लिया होगा कि मतलब एक्स डायरेक्शन में हम कॉस का उपयोग करते हैं और वाई डायरेक्शन में हम साइन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा संवेग हो गया एम भी कॉस थीटा। अब हमें कुछ नहीं करना है, एम बी कॉस थीटा की हम वैल्यू को निकालेंगे तो इसको हम यहीं छोड़ेंगे, इस वाले को हम उधर पक्षांतर कर देंगे। और उधर पक्षांतर करने के पश्चात जो है हमारा एच न्यू अपॉन सी में माइनस हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई, सिंपल। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हमने पक्षांतर कर दिया है और फिर उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। इसमें लघुत्तम ले लेंगे, सी का लघुत्तम लेकर के हम उधर कर देंगे। तो सी का लघुत्तम लेने के उधर करेंगे तो हमारा एम बी सी कॉस थीटा हो जाएगा और ये वाला लघुत्तम लेंगे तो हमारा ये वैल्यू आना ही है, सिंपल। अब एम बी सी कॉस थीटा बराबर है, इसमें से एच प्लांक नियतांक को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू डैश कॉस थीटा फाई। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 से।
अब हम सेम तरीके से वाई डायरेक्शन के लिए जो हमारा संवेग संरक्षण का नियम है हम इसमें ज्ञात करेंगे। तो हमारा संवेग संघट्ट के पूर्व और संघट्ट के बाद जो हमारा संवेग है, तो यहाँ पर संघट्ट के पूर्व हमारा संवेग इसलिए 0 आता आ रहा है क्योंकि संघट्ट के पूर्व हमने कोई भी वाई डायरेक्शन में कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा संघट्ट के पूर्व जो हमारा ऊर्जा और जो हमारा संवेग है दोनों यहाँ पर शून्य आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख रह सकते हैं हमारे चित्र के माध्यम से हम वाई डायरेक्शन में कोई भी हमारा कुछ नहीं हो रहा है, संघट्ट के पश्चात ही सब हमारी वाई डायरेक्शन में जो भी हो रही है ऊर्जा और संवेग में परिवर्तन, इसके पूर्व कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसमें शून्य लिख देंगे सिंपल। और यहाँ पर इसके पश्चात संघट्ट के पश्चात हमारा वाई डायरेक्शन में गति हो रही है, तो हमारा संवेग हो जाएगा एच नू डैश अपॉन सी साइन फाई, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा जो हमारा ऊर्जा हो जाएगी एम भी साइन फाई, साइन थीटा हो जाएगी फाई और थीटा के लिए सिंपल। अब यहाँ पर हमारा हो गया एच नू डैश अपॉन सी साइन फाई प्लस एम माइनस, माइनस क्यों हो रहा है अब इसको समझ लीजिए। यहाँ पर माइनस क्यों हो रहा है क्योंकि यह नीचे की ओर है सिंपल। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्योंकि यह ऊपर साइड है तो नीचे की ओर हमेशा माइनस ही रहता है, तो यहाँ पर हमारा ये जो हमारा ऊर्जा हो जाएगी वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर एच नू डैश अपॉन सी साइन फाइव माइनस एम भी साइन थीटा सिंपल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, यह मैंने प्लस लिख दिया था क्योंकि मैंने यहाँ पर शुरू में प्लस ले लिया था, इस कारण से तो मैं यहाँ पर प्लस लिख रहा हूँ, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पास नहीं है। हम उसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये दोनों मान हमारे इक्वल हो जाएंगे इस तरीके से, तो इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3 से। तो अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर समीकरण 2 व समीकरण 3 का वर्ग करके जोड़ेंगे। अब हमने जो समीकरण 2 वह समीकरण 3 प्राप्त किया था उसका हम लोग वर्ग करेंगे। तो समीकरण 2 में हमने प्राप्त किया था एम वी सी कॉस थीटा इक्वल टू एच नॉट माइनस नॉट डैश नू डैश कॉस फाइव सिंपल। और हमारे समीकरण 3 में एम वी सी साइन थीटा एच नू डैश साइन फाइव हमने इसको प्राप्त किया था, तो हम इन दोनों का वर्ग करके इस तरीके से हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा सिंपल एम स्क्वायर भी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो सिंपल हो गया। यहाँ भी एम स्क्वायर भी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं, सिंपल एच स्क्वायर नू माइनस नू कॉस फाइव, यहाँ पर सिंपल होल स्क्वायर लग गया, और यहाँ पर जो सिंपल तरीके से हमारा स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर एच डैश स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैथमेटिकल सॉल्यूशन है ना। अब इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम एम स्क्वायर भी स्क्वायर सी स्क्वायर को हम यहाँ पर से कॉमन ले लेंगे तो हमारी वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। और आप जानते ही हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं। और इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, a माइनस बी का, ये पूरा b है और ये हमारा a हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ बस हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू प्राप्त होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सिंपल। अब यहाँ पर जो हमारा इसको है तो हम इसको सीधे 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 उतार दिए हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम इसमें से एच स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये भी अंदर चल देगा, तो ये और ये दोनों में से हम भी डैश स्क्वायर को कॉमन लेकर के इसको हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आप देख रहे हैं बी डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हम इसको एच स्क्वायर को इसमें से भी कॉमन ले लिए हैं, तो ये हमारा अंदर की ओर आ गया इस तरीके से, और एच स्क्वायर हमारा बाहर सिंपल। अब यहाँ पर हमारा दोनों के मान से हम कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 4। अब उसके पश्चात समीकरण 1 का वर्ग करने पर, अब इसमें कुछ नहीं, हमको समीकरण 1 जो हमने प्राप्त किया था हमें उसका वर्ग करना है। तो यहाँ पर हमने समीकरण प्राप्त किया था एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच नू माइनस नू डैश प्लस एम जीरो सी स्क्वायर, ये पूरा एक साथ है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई थी मुझसे, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये पूरा का पूरा एक साथ होल स्क्वायर में है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा टर्म a हो जाएगा और ये वाला टर्म b हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ये हमारा हो गया एम स्क्वायर सी की घात 4, और यहाँ पर हमारा हो गया एच नू माइनस नू, ये हमारा a हो गया, तो a का स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से प्राप्त होगा, प्लस b का स्क्वायर तो हमारा इस तरीके से, और हम 2ab कर देंगे, तो ये हमारा 2a एंड b, और ये हमारा प्राप्त हो गया ये समीकरण। अब इसे हम हल करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समीकरण 5 में हम क्या करेंगे, समीकरण 4 को घटा देंगे। तो हमने समीकरण जो 5 प्राप्त किया था उसमें हम समीकरण 4 को घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी एम स्क्वायर सी की घात 4 माइनस एम स्क्वायर भी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर नू स्क्वायर
एच स्क्वायर नू डैश स्क्वायर इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा एच स्क्वायर नू डैश स्क्वायर माइनस टू एच स्क्वायर इस तरीके से हम आप लिख लीजिएगा। समीकरण 5 में हमको समीकरण नंबर 4 घटा देंगे, और 4 जैसे ही घटाएंगे तो हमारे पास देख सकते हैं कि ये वाला जो वैल्यू है हमारी, ये वाली वैल्यू और यहाँ से कट जा रही है, और ये वाला वैल्यू इस तरीके से हमारा कट जा रहा है। तो यहाँ पर सिंपल हम कुछ नहीं करेंगे। अब इसमें से सिंपल एम स्क्वायर और सी की घात 4 को हम यहाँ पर से कॉमन लेंगे, तो सी स्क्वायर तो यहाँ है ही, ये अपॉन में हमारा सी स्क्वायर आ जाएगा। हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर, सिंपली कॉमन ले रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर। क्योंकि हम सी की घात 4 का गुणा करेंगे तो आप गुणा करके देख सकते हैं, सी से सी कट जाएगा, सी स्क्वायर वापिस आ जाएगा। इतना कॉमन लेना तो सब जानते ही होंगे। अब यहाँ बस हमारा वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि ये दोनों कट चुके हैं, तो ये वाला हमारा टर्म बच गया है, और एक टर्म हमारा बच गया है ये वाला सिंपल, ये और ये और ये 3 टर्म हमारे यहाँ पर, ये 4 टर्म हमारे बच गए हैं। अब इसमें से कुछ नहीं करना है, ये वाला टर्म और ये वाले टर्म में हमको कॉमन ले लेना है। अब देख रहे हैं 2h स्क्वायर नू नू डैश हम यहाँ पर से कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस 2h स्क्वायर नू नू डैश को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस कॉस 5। ये हमारा हो गया सिंपल, और इसको हम यहाँ पर सीधे सीधे उतार दिए हैं, जो हमारा बचा कुचा माल था, ठीक ना। अब यहाँ पर हमारा आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत से मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आपको देखना हो तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हमारे ये होता है सापेक्षिकता सिद्धांत से। अब इसमें से कुछ नहीं करना है, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर अपॉन कोष्टक 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब एम नॉट स्क्वायर का हमको निकाल लेना है वैल्यू, तो अब इसको हम यहीं पर छोड़ेंगे, इस वाले को हम उधर गुणा कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी इस तरीके से वैल्यू। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली फॉर्मेट में हमें जो हमारा वैल्यू निकाले हैं हमने एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे ऊपर जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ था ये लंबा चौड़ा वाला, तो यहाँ पर एम स्क्वायर है 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास वही वैल्यू प्राप्त हुई है, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे सीधे हम इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। अब पुट करने के पश्चात जो हमारा एम नॉट स्क्वायर तो रहेगा ही, और सी की घात 4 भी रहेगा, क्योंकि सी की घात 4 तो यहाँ पर है ही, तो यहाँ पर हमारा आ गया है। अब सिंपली कुछ भी नहीं करना है, हमको इस फॉर्मेट को उतार दिए हैं, इस वाले को हम यहाँ पर उतार दिए हैं इस तरीके से। अब उसके पश्चात आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा ये वाला है, ये वाला और ये वाला लास्ट में, ये दोनों यहाँ पर से कट जाएंगे, तो इस दोनों की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो 0 सिंपल। अब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, हम इस वाले को उधर पक्षांतर कर देंगे। अब उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हमें जैसे ही हम उधर पक्षांतर कर दिए तो ये दोनों हमारी वैल्यू इक्वल टू में हो जाएगी, और इक्वल टू होने के पश्चात 2h और यहाँ बस h और इस h स्क्वायर वाला कट जाएगा, और ये हमारा सिंपल इस तरीके से आ जाएगा वैल्यू। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस वाले को टर्म को हम यहीं छोड़ रहे हैं, और ये जो हमारा नू नू डैश है इस वाले को हम इधर पक्षांतर कर रहे हैं, और ये वाले टर्म को हम उधर पक्षांतर कर रहे हैं। सिंपल पक्षांतर का खेल है, इस वाले को यहीं छोड़े, उस वाले को इधर पक्षांतर किए और इस वाले को उधर पक्षांतर किए, तो ये हमारी कुछ वैल्यू प्राप्त हो गई इस तरीके से। अब बहुत ही सिंपल टर्म है, कुछ भी नहीं करना है आपको, तुरंत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन नू हमारा होता है तरंग दैर्ध्य बराबर सी अपॉन नू, सिंपल आवृत्ति नू हम। अब यहाँ पर हमारा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा हम अगर निकालना होगा हमें वैल्यू, तो हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, सी अपॉन नू डैश लिख देंगे और माइनस सी अपॉन नू, अगर हमें लैम्डा डैश माइनस लैम्डा हमें निकालना होगा, हम इस तरीके से निकाल लेंगे। इसमें हम लेंगे लघुत्तम, और लघुत्तम लेने के पश्चात हमारा सी हमारा कॉमन आ जाएगा, और ये हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ बस आपको दिख रहा होगा, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये हमारा वैल्यू वही समीकरण वाला प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर सी को हम उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हमारी इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी यहाँ लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन सी, और कुछ नहीं करना है। जो हमारा ये समीकरण प्राप्त हुआ था, इसी समीकरण में हमारा इस जगह में हम लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन सी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब पुट करने के पश्चात हम इसमें देख सकते हैं, हम इसमें सी को हम उधर पक्षांतर कर देंगे, या फिर सी को यहीं से काट देंगे, एक सी से एक सी
यहाँ पास कट जाएगा, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच वन माइनस कॉस फाई अपॉन एम नॉट सी। अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल एच अपॉन एम नॉट सी, हम इसको अलग अलग कर दिए हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इनटू फॉर्मेट में है। तो लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी, ये हमारा कॉम्पटन विस्थापन प्राप्त होता है। अब इसमें आप कुछ भी नहीं करेंगे, अगर कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य आपको ज्ञात करना है तो हम इसके जगह पर हम यह जो हमारा अप्रोक्सीमेटली जो होती है वो एम जो लैम्डा सी के बराबर होती है, तो हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हैं लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये हमारा समीकरण प्राप्त हुआ था। ये जो हमारा टॉपिक है ये वाला, अब ये जो है हमारा सिंपल फॉर्मेट में यह कॉम्पटन विस्थापन है, जो अनुपात ये हमें प्राप्त हो रहा है, इसकी विमा जो होती है, इसकी विमा तरंग दैर्ध्य के तुल्य होती है। सिंपल सिंपल वही बता रहा हूँ, तरंग दैर्ध्य के तुल्य होती है, तो हम इसे लैम्डा सी लिख सकते हैं। अब यही हमारा कॉम्पटन विस्थापन, कॉम्पटन का तरंग दैर्ध्य हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसमें अगर प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा पता करनी है, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन वही जो हमने, जो हमारा एक अलग से इलेक्ट्रॉन इधर निकल रहा था, वही हमारा प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन है, उसकी अगर हमें दिशा ज्ञात करनी होगी तो समीकरण 3 में समीकरण 2 का मान घटा करके हम इस तरीके से एम भी साइन फाई, एम भी कॉस फाई, एम भी कट जाएगा, और साइन फाई अपॉन कॉस फाई टेन फाई होता है। और यहाँ पर हमारा एच न्यू डैश अपॉन सी हमारी लैम्डा हो जाती है, एच न्यू डैश अपॉन सी, इसमें भी एच न्यू डैश अपॉन सी यहाँ पर हो जाएगी हमारी सिंपल। और इस तरीके से हमारा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी दिशा का। तो ये हुआ हमारा कॉम्पटन प्रभाव। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा वहाँ पर और ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन करिएगा कमेंट दे करके एक तो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।